अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतनी इज्जत बख्शी और ये दिन ब दिन जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और आप लोग अब मुझे कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स में आप ये पूछते हैं और ये बताते हैं मुझे कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लग रही है और अब आप इस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो बनाएं। तो आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो मैक्सवेल इक्वेशन और ये मेरी फार्मूला सीरीज का पार्ट नंबर 40 होगा। तो हमने मैक्सवेल्स इक्वेशन के ऊपर जो है ना वो बात करनी है। तो जहां मैक्सवेल है जेम्स मैक्सवेल क्लार्क, इसका पूरा नाम है, और इसने 4 इक्वेशंस बनाई थी जिस जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ये 4 डिफरेंशियल फॉर्म्स हैं इसकी इक्वेशन की और ये 4 इन्हीं इक्वेशंस की इंटीग्रल फॉर्म्स हैं। तो हमने इन चारों के मुताल्लिक कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो यहाँ डिस्कस करनी है बड़े आसान अंदाज में, ताकि आपको मैक्सवेल इक्वेशंस की समझ आ जाए। सबसे पहली जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है वो है डेल डॉट। डेल डॉट का मतलब क्या होता है कि डाइवर्जेंस, और डेल क्रॉस भी आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है कर्ल। तो मैंने यहां लिखा है कि अगर डेल के साथ डॉट होगा तो आप इसे डाइवर्जेंस अंडरस्टैंड करोगे, डेल के साथ क्रॉस आएगा तो आपने इसे कर्ल अंडरस्टैंड करना है, और अगर खाली डेल अगर होगा तो आप इसे ग्रेडियंट का नाम दोगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो पहली इक्वेशन है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, या आपने कहीं पढ़ा होगा कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट भी है। ये है क्या? ये गाउस लॉ है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। होता ये है कि ये जो डी है हमारे पास, एक्चुअली जो डी है ये इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट ई के। तो जब मैं डी को की जगह पे एप्सिलॉन नॉट ई यहां पुट करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट ई दूसरी तरफ चला जाएगा, तो इस इक्वेशन की जगह हमें ये इक्वेशन भी मिल जाएगी। तो हम मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है उन इन दोनों को हम यूज करते हैं, कभी ये यूज कर लेते हैं, कभी इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो अब आपने ये देखना है कि ये है क्या, ये गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। दूसरी इक्वेशन जो है वो डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, और इसमें जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे यहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था और यहां डी जो था ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, तो यहां बी क्या है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड है। और ये क्या है, ये डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 का मतलब है नो मोनोपोल लॉ है, और इसे भी गाउस लॉ ही कहते हैं, लेकिन ये मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर होता है। हम इन दोनों की डिटेल थोड़ा आगे भी चलकर देखेंगे। यहां है आपके पास डेल क्रॉस ई, यानी ये कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड ई है, और ये माइनस करली बी ओवर करली टी, ये फैराडेज लॉ है जिसको मैक्सवेल ने फॉर्मुलेट किया यहां पर। चौथे नंबर पर हमारे पास H आ गया। H जो है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का नाम भी देते हैं। और डेल क्रॉस H का मतलब होगा कि कर्ल ऑफ H आप ले रहे हैं। J इज द करंट डेंसिटी, और डेल्टा डी बाई डेल्टा टी जो है ये डिस्प्लेसमेंट करंट को का नाम दिया था इसे मैक्सवेल ने, और ये मॉडिफाइड फॉर्म है एम्पियर्स लॉ की, जो मैक्सवेल ने ये चीज जो है ना ये बीच में उसके अंदर ऐड की है। तो इसको भी तीनों दोनों की डिटेल जो है वो फिर हम लास्ट पर फाइनली देखेंगे। ये जो इंटीग्रल फॉर्म्स हैं इसकी, ये भी इसी तरह हम साथ साथ इसके डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट इक्वेशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन जैसे कि आपको मालूम है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो है। रो जो है हमारे पास वो क्या है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और मैं डेल डॉट डी को ऐसे भी लिख सकता हूं, ये आपको पता है ना कि ये डेल डॉट ई को भी लिखा जाता है, तो मैं ई डॉट डी एस भी इसको लिख सकता हूं। और ये किसके इक्वल होता है, ये बाय डेफिनेशन यू नो कि ये रो डी वी के बराबर होता है, और ये गाउस लॉ के मुताबिक चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी होता है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हमें डाइवर्जेंस मिल रहा है। डाइवर्जेंस मिल रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस है तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर यहां से वो शुरू कर रहा है तो ये इस तरह करके वो फैलता चला जा रहा है। ये कुछ किसी एक पॉइंट से ये चार्ज जो है ये फैलता चला जा रहा है,
तो ये डाइवर्जेंस है, यानी ये डाइवर्ज करता चला जा रहा है, लिहाजा उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट गाउस लॉ की सूरत में हमें दिखाई देता है। नंबर 2 पर जो हमें मैक्सवेल इक्वेशन नजर आ रही है वो डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, और इस इक्वेशन पर मैं पहले भी वीडियो में बहुत सारी बातें कर चुका हूं, यहां हमने कुछ नई बातें इसके मुतालिक करनी है। ये जो डायग्राम मैंने यहां बनाई है, इट इज जस्ट अ पॉट ऑफ वाटर। आप यहां से पानी जो है वो पॉट के अंदर फेंक रहे हैं और आपको नजर आ रहा है कि यहां से पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर चारों डायरेक्शन में जाकर इधर जा रहा है, और यहां पे मेरे पास ड्रेन है, तो ड्रेन आउट जो है ना वो यहां से सारा पानी इसके अंदर से नीचे जो है वो निकलता चला जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, सोर्स, सोर्स गोइंग आउट है, यहां से सोर्स से पानी निकल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, इस पॉट के अंदर की तरफ जा रहा है, यानी सोर्स से निकलकर ड्रेन उसके अंदर जा रहा है, और इस पूरे पॉट में से होता हुआ फिर ये ड्रेन के अंदर जो है वो जाकर नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहां जो मैंने यहां पर एक सर्कल लगाया हुआ है, इस सर्कल में अगर आप देखेंगे तो यहां से गोइंग आउट वाली डायरेक्शन नजर आ रही है। उसमें अगर आप डाइवर्जेंस लेते हो, डाइवर्जेंस ऑफ वी टैप, टी फॉर द टैप, यानी जो टूटी यहां पर मौजूद है जिसमें से पानी निकल रहा है, मैं उसका डाइवर्जेंस अगर ले रहा हूं तो मेरे पास वो 0 से ज्यादा निकलता है, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस निकलेगा। लेकिन जब मैं यहां बात करूंगा ड्रेन की, तो ड्रेन में वो गोइंग इन आपको नजर आ रहा है, तो जो डाइवर्जेंस ऑफ द ड्रेन वेलोसिटी जो होगी वो क्या नजर आ रही है हमें, वो लेस देन 0 है, और मैं इसको नेगेटिव कहता हूं। इसका मतलब है कि डेल डॉट बी जो होता है या डेल डॉट वी हो, हम उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, हम उसे नेगेटिव भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दरमियान में अगर इसको देखें तो जितना फ्लक्स जा रहा है उतना फ्लक्स आ भी रहा है, या जितना आ रहा है उतना फ्लक्स जा भी रहा है, तो लिहाजा यहां पर मिडल के अंदर डेल डॉट वी जो होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। और इस डेल डॉट बी के 0 होने का मतलब भी ये है कि कोई हमारे पास मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और इसकी एक्सप्लेनेशन यहां पर भी है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से फील्ड लाइन सारी अवे मूव करती हैं, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ दिस कि यहां डेल डॉट वी जो होगा वो हम पॉजिटिव लेंगे और वो ग्रेटर देन 0 होगा। नेगेटिव चार्ज की सूरत में आपको जो एग्जांपल ये नजर आ रही है, आपको इसकी दूसरी एग्जांपल नजर आ रही है जहां डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड जो है वो नेगेटिव नजर आएगा। और अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को थोड़ा करीब लाएंगे ताकि फील्ड जो बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बने, तो दरमियान में मिडिल में फिर आपको डेल डॉट वी जो है ना वो 0 भी मिल सकता है। जैसा कि यहां आपको नजर आ रहा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मुश्तमिल एक मैग्नेट है, मैं अगर यहां कैलकुलेट करूं या इधर कैलकुलेट करूं या इधर कैलकुलेट करूं, यहां मेरे पास डेल डॉट बी जो होगा वो हर तरफ 0 आएगा, क्योंकि यहां ये ऐसे नहीं होता कि जो फील्ड लाइन है वो यहां आकर तो रुक जाए, ये एक पूरा लूप बनाती है, यानी ये सारे का सारा मैंने अंदर शो नहीं किया, लेकिन अंदर मैं शो करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो चल रही है फील्ड लाइंस, ये रुकती नहीं है, ये पूरा मुकम्मल एक लूप बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो फील्ड लाइंस होती है इलेक्ट्रिक, ये होती है डिसकंटिन्यूअस, लेकिन क्योंकि ये लूप नहीं बनाती, मुकम्मल लूप नहीं बनाती। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कंटिन्यूअस होती हैं और ये पूरा एक लूप बनाती हैं। ये वाले चार्जेस अलग अलग तो हैं, लेकिन ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। 1931 के अंदर पॉल डिरॉक ने एक थ्योरी पेश की थी, द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल्स। तो उसने कहा था कि जी ये भी हमें किसी दिन जो है ये मिल जाएंगे मोनोपोल्स, और उसने कुछ मैथमेटिकली उसको करने की कोशिश भी की थी, जिसको हम किसी वक्त बाद में देखेंगे। नंबर 3 पर आ जाती है इक्वेशन हमारे पास डेल क्रॉस ई, यानी कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड ई है, दैट इज इक्वल टू माइनस करली बी ओवर करली टी। अब ये इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म मैंने यहां लिखी है, जो हमें यहां नजर आ रही है ये इंटीग्रल फॉर्म है। इस इंटीग्रल फॉर्म को हम यहां पर स्टडी करेंगे, लेकिन यहां हम इसको देखेंगे कि डेल क्रॉस ही आपको म्यूचुअल इंडक्शन का
कई याद हमें दिलाएगा। और ये ईएमएफ है जो हमें मिल रही है, और ये जाहिर है ये फेराडेज लॉ मैंने लिखा हुआ है कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू फाई, यानी फ्लक्स के अंदर रेट ऑफ चेंज जो है वो फ्लक्स के लिए होगा। अब हम देखते हैं यहां पर कि ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है ई डॉट डी एल और माइनस डी बाई डी टी इंटू बी डॉट डी एस का भी इंटीग्रल साइन है। सबसे पहले आप देखेंगे कि वेक्टर फील्ड जो यहां मौजूद है वो इसी तरह जो यहां मैंने डायग्राम बनाई थी उसी तरह वेक्टर फील्ड मौजूद है, और हमने उसको एक लूप के अलोंग जो है ना वो लेना है, क्योंकि कर्व जो है मेरे पास वो क्लोज्ड है। इसी तरह यहां सरफेस होगा, और सरफेस भी हमने जिस तरह लेनी है वो मैं यहां डायग्राम्स बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ के ये इंटीग्रल साइंस का क्या मतलब है और हमें इंटीग्रल लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले अगर हम यहाँ एक छोटी सी इक्वेशन क्या है डायग्राम बना लूं मैं, और ये y इज इक्वल टू x, इस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं। और क्यों कहते हैं, देखें यहां पर अगर वैल्यू 1 है तो मैं यहां तक लेके जाऊंगा तो ये भी 1 हमें नजर आएगा। अगर आप देख रहे हो कि यहां पर वैल्यू जो है वो 3 है तो यहां पर 3 है तो उधर दूसरी तरफ ये भी 3 होगा। यहां पर वैल्यू अगर 5 है तो यहां पर भी वैल्यू 5 होगी। यहां पर वैल्यू अगर 7 है तो यहां पर भी वैल्यू 7 है। ये वैल्यू 10 है अगर, तो दूसरी तरफ यहां पर वैल्यू जो है वो भी 10 नजर आएगी। इसका मतलब है y इज इक्वल टू x। और अगर मुझे इसका इस डायग्राम का इसकी जो है वो लेनी हो, मुझे क्या इसके अंदर एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं उसे कुछ यूं करके कैलकुलेट करूंगा। यानी ये एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मेरे लिए बहुत आसान है कि जी मेरे पास एरिया का फॉर्मूला होगा, और एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर 10 है, मुझे पता है ये y इज इक्वल टू x है तो ये भी 10 है, तो 10 इंटू 10 100/2 ये 50 जो है वो इसका एरिया जो है ना वो निकल आता है। तो बड़ी आसानी से हमें यहाँ एरिया मिलता है। लेकिन ये सिंपल केस था। अगर हम देखें कि सिंपल केस की जगह अगर मेरे पास कुछ ग्राफ कुछ इस तरह से है कि जिसके अंदर ये कर्व है मेरे पास, और ये कर्व रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, तो यहां मुझे अगर एरिया लेना है तो मैं हो सकता है कि एरिया को मैं इस तरह ले लूं, एक ट्राइंगल तो यहां भी बनती है, ये मेरे पास एक एस्टिमेशन एरिया की आ जाएगी। लेकिन यहां ये ओवर एस्टिमेशन है क्योंकि ये चीज जो है वो उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। कर्व के नीचे नीचे का एरिया जो है वो कैलकुलेट होना चाहिए। लिहाजा हम इसको देखेंगे कि यहां हम इसको किस तरह से फिर सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए मैं इसको दोबारा बनाता हूं, और ये जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके नीचे उसी तरह एक लाइन लगानी है, और फिर मैं यहां एक स्ट्रेट लाइन लगेगी, फिर दूसरी स्ट्रेट लाइन लगेगी, फिर तीसरी स्ट्रेट लाइन, और फिर ये चौथी स्ट्रेट लाइन। ये एक ट्रेपीजियम बनी, ये ट्रेपीजियम बनी, ये ट्रेपीजियम, तो मेरे पास 4 ट्रेपीजियम जो है ना यह बन गई हैं। हर ट्रेपीजियम का जो बेस है वो dx है, तो ये भी dx ये भी dx। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाकर हम इसकी एस्टिमेशन ले सकते हैं। लेकिन बेटर एस्टिमेशन के लिए हम देखेंगे कि इसका दरमियान वाला पोर्शन ले लें, इसका भी दरमियान वाला पोर्शन ले लें, इसका भी दरमियान वाला पोर्शन, इसका भी दरमियान वाला पोर्शन। मतलब ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर, ये x3 का स्क्वायर, ये वाला x4 का स्क्वायर। तो मेरे पास जो इसका एरिया आ रहा है ना वो dx इंटू x1 का स्क्वायर है, प्लस x2 का स्क्वायर, प्लस x3 का स्क्वायर, प्लस x4 का स्क्वायर। तो ये एरिया मेरे पास जो आ रहा है ये कुछ ज्यादा बेटर एस्टिमेशन हो रही है इस एरिया अंडर द कर्व की। अगर मुझे और बेटर अंडर एस्टिमेशन करनी है तो फिर मैं इसको प्लस सो ऑन जो है ना वो लिख सकता हूं। यानी मेरे पास आखिरी जो होगा वो x100 हो गया, या x1000 का स्क्वायर में ले लूंगा। उस सूरत में मैंने क्या किया कि इन तमाम ट्रेपीजियम की जो लेंथ्स हैं वो मैंने बहुत ज्यादा उसको थिन कर दिया है। तो dx भी साथ साथ जो है ना वो बिल्कुल थिन होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा।
फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर हम इसको समेशन साइन यूज करते हैं। समेशन साइन में यहाँ dx होगा और यहाँ पे साथ में क्या है जी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पता बताएंगे हम कि कौन सा है, I इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक है, कहां तक है, वो वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इसको मजीद कर लूं, मजीद इसको हम छोटा छोटा जो है ना वो कर लेते हैं, तो फिर समेशन साइन जो है ना, क्योंकि जो dx की जो विड्थ है वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कर ली है हमने, लिहाजा तब क्या होगा, तब हमें यहां पर इस फॉर्मूला की बजाय फिर हमें इंटेग्रल साइन जो है ना वो यूज करना पड़ता है। तो जब हम यहां पर इंटेग्रल साइन यूज करेंगे तो फिर वो सिंपल इस तरह से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये dx आ जाएगा। हमें इनिशियल और फाइनल इसकी बतानी पड़ेगी कि 0 से शुरू होकर 10 तक है, 100 तक है, कहां तक है, x कहां तक है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास एरिया की एस्टिमेशन आएगी ना वो जबरदस्त किस्म की आएगी और इससे बेटर एस्टिमेशन कोई और हो नहीं सकती हमारे पास। अब आप ये देखेंगे कि मैंने अभी तक सिर्फ बताया है कि ये जो इंटेग्रल साइन है वो क्यों लाया जाता है यहां पर। अब देखें E डॉट डी एल का मतलब क्या है। E डॉट डी एल का मतलब होगा कि अगर आपके पास ये एक लूप है, इस लूप के ऊपर आपके पास ये लेंथ एलिमेंट है, ये लेंथ एलिमेंट है, ये लेंथ एलिमेंट है, यानी ये क्या मैं ले रहा हूं, ये डी एल में ले रहा हूं। और ये डी एल जो ले रहे हैं हम, ये इस जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ यूं चल रही है। तो आपने कंट्रीब्यूशन ऑफ द फील्ड लेनी है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सरफेस एस, ये जो सरफेस एस है, तो ये बन जाएगी कंट्रीब्यूशन ऑफ ई वेक्टर फील्ड ई अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ सरफेस एस। यानी ये जो ई डी एल है ये चीज आपको शो कर रही है। और जो साथ में हमारे पास क्या है इंटीग्रल साइन है, वो क्या बता रहा है कि हमने डीएल को इतना छोटा छोटा लिया है कि हम इंटीग्रेट करने के ऊपर उस पर मजबूर हो गए हैं, उसके फॉर द बेटर एस्टिमेशन ऑफ द फ्लक्स जो है ना वो हमें यहां पर ये चीज मिल रही है। फिर हमारे पास यहां के लिए बी डॉट डीएस के लिए ये मेरे पास सरफेस एस है। पहले हमने क्या लिया था, डीएल एलिमेंट लिए थे, अब मुझे डीएस लेना है। यानी ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया भी जितने ज्यादा छोटे से छोटे होते चले जाएंगे तो ज्यादा बेटर एस्टिमेशन होगी और फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा सही वैल्यू के लिए। तो ये बी मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके अंदर से मूव कर रहा है ऐसे लाइक दिस, इसी तरह से यहां मूव कर रहा है। अब ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं इसका मतलब ये है कि यहां पर एक चीज आपको नजर आ रही है, ये d बाई डी टी, यानी इस सारे के साथ माइनस डी बाई डी टी भी है। तो माइनस डी बाई डी टी का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बी डॉट डी एस, रेट ऑफ चेंज ऑफ बी डॉट डी एस, हाउ क्विकली इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कहते हैं, दोबारा सुन ले, E डॉट डी एल का मतलब है कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेक्टर E अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सरफेस एस। माइनस डी बाई डी टी हमने यहां लिखा, बी डॉट डी एस क्या बता रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेक्टर फील्ड बी थ्रू फेस ऑफ द सरफेस एस। इसका मतलब यह है कि आपके पास दोनों कंट्रीब्यूशन जो है ना वो यहां पर आ गई और ये बहुत ज्यादा बेटर एस्टिमेशन, और मैंने यहां साबित किया है कि इंटीग्रल साइन से बड़ी ज्यादा अच्छी एस्टिमेशन जो है ना वो हम करते हैं। अब अगर हमारे पास यहां हमें नजर आ रहा है कि जी जो माइनस डी बाई डी टी है वो यहां क्या रोल प्ले कर रहा है, तो दैट इज टेलिंग अस दैट हाउ क्विकली द चेंज इज प्रोड्यूस्ड हियर। और फिर हम इसको लिखते हैं ई डॉट डी एल को, माइनस डी बाई डी टी को, बी डॉट डी एस को। ई डॉट डी एल क्या है, एक्चुअली ई एम एफ है अक्रॉस द लूप ऑफ द वायर। यानी ये जो लूप ऑफ वायर है इसके अक्रॉस क्या है, हमारे पास ई एम एफ जनरेट हो रही है और साथ ही साथ यहाँ फ्लक्स भी है, क्योंकि जहां लूप होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो माइनस डी बाई डी टी का मतलब माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है थ्रू द लूप ऑफ द वायर। इसका मतलब हुआ जो फॉर्मूला ये है डिफरेंशियल फॉर्म का, उसी तरह फॉर्मूला इंटीग्रल फॉर्म का भी है और ये हमें बड़ा अच्छा और सही रिजल्ट जो है ना ये देता है। अब रह गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 के लिए हम इस तरह से इसको डील करेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 जो है दैट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एम्पियर्स लॉ। अब आप देखते हैं यहां कि ये जो J है इट इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी, और आप इसको डिफाइन करते हैं करंट पर यूनिट एरिया से।
ये जो चीज है आपके पास करली डी ओवर करली टी, इसको मैक्सवेल ने बोला था जी ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। मैक्सवेल कहता है कि ये कैपेसिटर है आपके पास, तो यहां तक पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके साथ नेगेटिव चार्ज जो है ना वो आता है। तो फेराडे कहता है कि यहां कंडक्शन करंट है, लेकिन जो क्या है मैक्सवेल ने इसे डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया। और बाद में लेटर ऑन ये साबित किया जा सकता है कि जी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट भी है। तो हमारा जो एम्पियर्स लॉ है वो थोड़ा सा मैक्सवेल ने मॉडिफाई कर दिया और उसने डेल क्रॉस एच यानी कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां लिया उसने, और इस यहां पे कर्ल ऑफ एच जो है इसका मतलब है कि यहां रोटेशन मौजूद है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइन में रोटेशन आती है। और वो किसके इक्वल है कि करंट डेंसिटी के प्लस द डिस्प्लेसमेंट करंट के। तो ये जो है साबित हुआ कि हमारे पास फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एम्पियर्स लॉ है। और आप उसको ऐसे भी लिखते हो H डॉट डीएल। डीएल क्यों लेना है वो मैंने यहां बताया, इंटेग्रल साइन क्यों लेना है वो भी मैंने यहां डिटेल से बताया, फिर इंटेग्रल साइन यहां पर भी है सरफेस के लिए, वो क्यों लेना है वो भी मैंने यहां बताया सारा। उसी तरह से का ये जो करंट डेंसिटी प्लस द डिस्प्लेसमेंट करंट इनटू डीएस है, तो ये भी कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस फैक्टर बनती है थ्रू द सरफेस एस। और ये जो चीज है ये भी कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है फॉर जो सरकमफेरेंस के ऊपर हम लेते हैं। तो ये थी आपके पास मैक्सवेल इक्वेशंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये उनकी चार डिफरेंशियल फॉर्म्स हैं और ये हमारे पास चार जो है वो इंटेग्रल फॉर्म्स हैं। तो इस तरह से आपने इनको तैयार करना है और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो की बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। और पार्ट नंबर 41 तक के लिए डॉक्टर जावेद को अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाजत। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।